बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ जो बीएससी में या एडीपी जो डिग्री है उसमें फिजिक्स में सवाल आता है कि डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन आर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और क्या करना है, शो दैट द मास attached to the end of a spring perform simple harmonic motion, or determine its velocity, displacement, time period and frequency। इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का पूरा जो है जवाब वो सारा का सारा नोट करवाऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को काइंडली पूरा देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो चलते हैं अब इसका प्रूफ किस तरह से होगा। वो कहता है कि डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन क्या है? द टाइप ऑफ मोशन in which acceleration always acceleration is always directly proportional to the displacement, and it is always directed toward the mean position। ये हमेशा किस तरफ होगा? इसकी पोजीशन मीन की तरफ जाएगा। इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका फार्मूला क्या है कि जैसे लिखा है कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे x को हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो हमने डिफाइन कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आगे आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ a body, to and fro motion of a body above its mean position। About its mean position, ये क्या होगा? The to and fro motion of a body about its mean position in equal interval of time। टाइम क्या होगा? वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कराएगा? ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कॉल्ड
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमने सवाल के दो पार्ट का लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है। उसके बाद है शो दैट द मास अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने शो करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है या नहीं करता। और आगे क्या फाइंड करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट भी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये कैसे करेंगे कि कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग। फर्ज करेंगे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग। यहाँ पे इसके साथ मास लगा हुआ है, इसको हम ओ पोजीशन दे देते हैं कि ये ओ पोजीशन है। दूसरा स्प्रिंग है जी, वो यहाँ से घूमता हुआ, ये पॉइंट ए है, इसके साथ भी एम मास है, वो इसको हम ए पोजीशन दे देते हैं। और तीसरा स्प्रिंग है यहाँ भी एम मास है, इसको हम बी पोजीशन दे देते हैं। तो ये तीन हमारे पास मास थे स्प्रिंग के साथ लगे हुए हैं। तो इसका क्या रूल नजर आ रहा है कि एक जो है मीन पोजीशन ये थी, अब ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन चेंज होगी, मास सेम था, फोर्स की वजह से चेंज हुई। कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग। फर्ज करें कि हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है जिसके ऊपर क्या है, मास है। कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग और कंसिस्ट या कनेक्ट या हैव connected with a mass m। उसके साथ क्या बांधा हुआ है, अटैच किया हुआ है, मास m जो है वो उसके साथ अटैच किया गया है। तो इसको आगे क्या करेगा कि जब इसको हम जोर लगाते हैं ना इस मास पे, तो वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन मीन पोजीशन करता है, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो अब क्या, कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग व्हिच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो वही हो गया ना कि जब हमने मास को खींचा है तो क्या हो रहा है, कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग, कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग connected a mass and oscillating between two extreme position। दो एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द वो घूमता है। वो दो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, एक एक्सट्रीम पोजीशन को हमने ए ले लिया, एक को हमने बी ले लिया, और इसकी मेन पोजीशन क्या थी, वो थी एम। तो अब हम इसका निकालेंगे आगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम द relation of restoring force। रिस्टोरिंग फोर्स के रिलेशन से हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और K क्या है, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। K जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन का दूसरा कानून क्या है, वो है कि F इज इक्वल टू ma। इसको हमने वन का नाम दिया था, इसको हम टू का दे देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। एक और दो से देखें तो हमारे पास बन जाता है ma इज इक्वल टू -kx। दोनों तरफ f है तो f से f कैंसिल, बाकी ये बचेगा। तो अब a इज इक्वल टू -k/m x। अब ये भी हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है यानी d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -k/m x। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि d ओवर dx dx ओवर dt d स्क्वायर में यहाँ पे t है। तो अब ये चीज है, ये वेलोसिटी के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने k/m x तो d ओवर dt और इसकी जगह हम वेलोसिटी लिखते हैं इज इक्वल टू k/m x। अब उसके बाद क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई dx ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे dx को मल्टीप्लाई कर दें, जिसको हम ये बता देते हैं ना, जब कोई नंबर 3 में dx मल्टीप्लाई करते हैं तो dv ओवर dt मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू -k/m x dx। ये वाली किताब। अब क्या करेंगे कि हम dv को ले लेते हैं इस तरह, तो हाँ ठीक है, तो dx ओवर dt में लेते हैं इज इक्वल टू -k/m x dx। ये वैसे के वैसे जाएगा। उसके बाद ये चीज देखते हैं तो हमने पीछे भी देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी लिख देंगे उसकी जगह dv डॉट d इज इक्वल टू -k/m x dx। अब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं हम v d v। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -k/m x dx। अब इसका तो बन गया v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, अब ये पैर आ जाएगा k/m तो 2 के वैल्यू f dx। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू -k/m और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। ये 3 है जिसको हम 4 बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ये चौथी इक्वेशन बन गई। तो हम जानते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई चीज आती है तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, v 0 होता है और x जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो m हो जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम फॉर ये नोट कर देंगे 0 का स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू -k/m x m का स्क्वायर बटा 2 प्लस c
तो ये तो पोर्शन 0 हो गया है, तो c बराबर हो गया -a/m x m स्क्वायर ओवर 2। इसको हम नाम देते हैं पार्टिकल। जब ये पार्टिकल आ गया तो ये किसकी वैल्यू बची है? c की वैल्यू हमें यहाँ लगा, यहाँ पर कर सकते हैं और c इन पार्टिकल और c इन 4 इक्वेशन को करेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू -a ओवर m x स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये माइनस का था तो इधर भी माइनस रहेगी 2r प्लस ये इसका आया था, ये देखिए यहाँ पे माइनस था तो कितना आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस a ओवर m x m स्क्वायर ओवर 2। अब इसमें से 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो कौन बचेगा? b स्क्वायर, ये सारे कैंसिल इज इक्वल टू -a ओवर m into में से कॉमन लेंगे माइनस इनके से k ओवर m लेते हैं तो क्या बनेगा? x m स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका क्या लेंगे? स्क्वायर को बदल करने के लिए हमने वेलोसिटी निकाल लिया तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिया इसका तो इधर भी लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर का अंडर रूट में तो b इक्वल टू प्लस माइनस है इसका रूट है ओवर m अंडर रूट x m स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि k ओवर m अंडर रूट जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। k ओवर m अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा, तो इसकी जगह हम v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट x m का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? 6। और ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये किसकी इक्वेशन आ गई? वेलोसिटी की इक्वेशन। पहला सवाल कौन सा था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, उसके बाद क्या इसकी बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो आइए अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा। वो भी सेम इसी नाम का ही है, जैसा कि आपने देखा था कि चलो यही इक्वेशन नंबर ये 6 है ना, चलो 6 से उठा लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ठीक हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट x m स्क्वायर माइनस x, ये आ गया। तो v किसके बराबर होता है? d स्क्वायर x ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट और इस ओमेगा की जगह भी हम वैल्यू पीछे वाले कर देंगे ओवर m अंडर रूट इधर x m स्क्वायर माइनस x। और अब क्या करते हैं हम? इस पूरा वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो यहाँ तो आएगा dx ओवर dt, तो dx ओवर dt। अब करते हैं इस तरह, dx इधर खड़ा रहने देते हैं, ये x वाला पोर्शन इधर नीचे ले आते हैं, x m स्क्वायर माइनस x अंडर रूट और इधर k ओवर m अंडर रूट dt मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करते हैं? इंटीग्रेशन dx ओवर x m स्क्वायर माइनस x अंडर रूट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k ओवर m अंडर रूट dt। इधर क्या बनेगा? माइनस cos इनवर्स x ओवर x m
और इधर बन जाएगा ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा a/m, और dt है तो 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा t प्लस 5। इसको हम क्या नाम देते हैं 7 का। अब आगे चलेंगे तो ये जो कार इन्वर्स है माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको माइनस कर देगा, कार इन्वर्स तो जाके बात सही हो जाएगा। तो इधर बात की है कि x ओवर xm इज इक्वल टू माइनस k ओवर m अंडर रूट, और इसको इधर इसको पैराग्राफ लिखते हैं कि यहाँ पे माइनस cos t प्लस 5। अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं x ओवर xm cos इनटू माइनस अंडर रूट k ओवर m t प्लस 5। अब cos माइनस को हमेशा पॉजिटिव कर देते हैं, तो cos अंडर रूट k ओवर m t प्लस 5। अब ये हमें पता है कि k ओवर m अंडर रूट जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, cos ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल टू x ओवर xm। तो x किसके बराबर होगा xm cos ओमेगा t प्लस 5। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट था ना, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो अब ये जो xm है ये क्या है, ये सवाल आ रहा है कि xm क्या चीज है। xm एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड उसको कहते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, या कोई भी चीज है फ्रॉम मीन पोजीशन से जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी हो गया। अब रहता है एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है, तो हम पहले इसके साथ एक्सेलरेशन भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कर लेते हैं कि वो पूछ रहे तो फिर वो भी इसी तरह ही होगी। एक्सेलरेशन कैसे होगा, इसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लें इसी चीज का इक्वेशन नंबर 8 का, अगर हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इक्वेशन 8, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू हमने विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं, तो dx ओवर dt इधर ये xm वैसे cos का डेरिवेटिव माइनस आता है तो माइनस स्क्वायर आ गया, sin माइनस sin होता है ओमेगा t प्लस 5, और ये जो अंदर वाला एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो तब इसका आएगा ओमेगा, तो इस ओमेगा को भी पैर लगा देते हैं माइनस ओमेगा xm sin ओमेगा t। तो ये तो मान लिए वेलोसिटी। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अगर दोबारा लें तो ये बनता है d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस खड़ा है xm sin का डेरिवेटिव cos होता है cos ओमेगा t प्लस 5, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा है तो ये पहले ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर आपको पहले पता है तो वो एक्सेलरेशन के बराबर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये किस इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, तो आपने एक्सेलरेशन इस तरह फाइंड करना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है तो आप डायरेक्ट उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय योर बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन या वन ऑसिलेशन, वो टाइम जिसमें बॉडी कोई भी बॉडी वो अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा करती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो कर लेते हैं कि वो कैसे होगा टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट
इट्स वन ऑसिलेशन। जब उसको अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है, टाइम टेकन इज कॉल्ड ऑसिलेशन, तो इस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम पीरियड का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, वो है जी सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड है। और इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, इसका जो फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर अंडर रूट के ओवर एम, तो टी किसके बराबर बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये इसका एम ओवर के। तो ये फार्मूला टाइम पीरियड का। आगे आती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो हमने ऑसिलेशन की है, एक रोटेशन की है, जिसके जितना एक सेकंड के अंदर हम जितनी रोटेशन कर रहे होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, यानी टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे इसका फार्मूला क्या होगा, वो जब ये है इसका रेसिप्रोकल तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, और टी किसके बराबर था, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो एफ का फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरह की है। तो ये सारा जवाब था, पूरा सॉल्यूशन का जवाब से सवाल पूछा जाता है बोर्ड में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तारीफ करें, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन निकालें। तो आपने इस तरह से सवाल करें, अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 10 नंबर कम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जाके अपना जो आपने बताना है वो बताएं, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। Thanks for watching our video. Don't forget to subscribe.